Hello friends, good evening. As you all are aware that हमारे ग्रुप ने एक वर्कशॉप चलाना था हाइकू लिखने पर अंग्रेजी और हिंदी में। वो हम लोगों ने कल लाइव चलाया लेकिन किसी तकनीकी कारणों की वजह से जो हिंदी हाइकू लिखने वाला पोर्शन जो मैंने किया था वो लोड तो हुआ, अपलोड तो हुआ, लेकिन वो मेरे ख्याल से डिलीट हो गया है या वो मिसिंग है। तो इसलिए ये मेरा दूसरा प्रयास है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं हाइकू पर। हाइकू क्या है? हाइकू मूल रूप से एक जापानी कविता है। जापानी लघु कविता कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो 16वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ और इसके जन्मदाता थे जापानी कवि बाशोजी। और ये 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में ये काफ़ी मशहूर हुआ। और इस हाइकू को जापान से हिंदुस्तान लाने का श्रेय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाता है। वो अपने एक जापान की यात्रा के बाद वापस आने के बाद उन्होंने एक जापानी हाइकू का बांग्ला में अनुवाद किया और उसके बाद हिंदी साहित्यकार अज्ञेय जी उन्होंने इस विधा को आगे बढ़ाया। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि हाइकू आखिर है क्या। हाइकू जो है एक माइक्रो पोएम या कहें कि एक लघु कविता है। अभी ये लघु कविता का परिभाषा मतलब ये अलग अलग साहित्यकारों के मुताबिक अलग अलग है, लेकिन जापानीज़ जो साहित्य है और जापानीज़ का जो कविता लिखने का स्टाइल है वो पहले से ही बहुत संक्षिप्त रहा है और वो ज़्यादा मतलब बड़ी कविताओं पे विश्वास नहीं करते हैं। तो जो जहाँ तक हाइकू का हिंदी में और अंग्रेजी में संबंध है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाइकू का जो कंपोजिशन है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हाइकू एक लघु कविता है। ये लघु कविता अपने आप में एक दायरा है। इसके बाद जब उसकी विशेषताएं उसके बाद उस पर हम चर्चा करते हैं तो क्या विशेषता है। पहली बात तो ये है कि ये एक अनुभूति के चरम क्षण की कविता है। अब अनुभूति का चरम क्षण अभी आप समझें कि किसी भी एक भाव के ऊपर या किसी एक इमोशन के ऊपर आप सोच रहे हैं तो उसमें उस सोच में एक ऐसा बिंदु आएगा, एक उस सफ़र में एक ऐसा पड़ाव आएगा जो कि वो मतलब अपने जेनिथ पर होगा। तो उस जेनिथ पर कवि के मन में क्या विचार आता है और वो इसको कैसे प्रकट करता है एक लघु कविता के रूप में एक हाइकू के दायरे में, वो जो है हाइकू की विशेषता है, एक विशेषता है। अगली विशेषता ये है कि हाइकू जो है 3 पंक्तियों की कविता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और 3 पंक्तियों में उसमें जैसे अंग्रेजी में आपको अनुपमा जी ने बताया होगा कि सिलेबल काउंट होता है कि हर लाइन में आप कितने सिलेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार हिंदी में हर लाइन में अक्षर काउंट होते हैं, अक्षर शब्द नहीं। तो पहले लाइन में 5 अक्षर, दूसरे लाइन में 7 अक्षर, तीसरे लाइन में फिर 5 अक्षर। इस प्रकार एक हाइकू में 17 अक्षरों का दायरा है। और लाइनों की खूबी ये है, खूबसूरती ये है कि लाइनें अपने आप में स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी कि अंग्रेजी में कहें तो दे शुड बी इंडिपेंडेंट एंड दे शुड बी एबल टू स्टैंड अलोन। तो ये जो है अगली विशेषता है। अब इसमें हाइकू में ये तीनों लाइनों में लय होना या राइम और रिदम उसकी ज़रूरत नहीं है। जापानीज़ कविताओं में, हाइकू कविताओं में ऋतु सूचक शब्द कीगो का इस्तेमाल अनिवार्य माना जाता था, लेकिन बाद में जब इसके इवोल्यूशन के बाद ये माना गया कि कविता एज इट इज़
जो है इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, और वो उस इमोशन में मनुष्य, प्रकृति, जाति, प्राणी, सर्कमस्टांसेस, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। इसलिए सिर्फ प्रकृति को ही उसमें शामिल करना आवश्यक हो ऐसा अनिवार्य नहीं माना गया। सो अभी जो हिंदू इसमें अभी का जो हाइकू का फॉर्मेट है उसमें कीगो को अनिवार्य नहीं माना जाता है। चूँकि एक लघु कविता है इसलिए कठिन भी है और थोड़ा चैलेंजिंग भी है। तो इसमें अभी हम आगे इसमें उदाहरणों में देखेंगे कि किस किस विषय पर किस किस तरह की जो है चैलेंजिंग हाइकूस हमारे हिंदुस्तानी कवियों ने लिखा है। तो इसके अभी जो विशेषताएं मैंने आपको बता दी। जो अंग्रेजी हाइकू का जो कंपोजिशन है या लिखना है उसमें और हिंदी हाइकू में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि वहाँ पर सिलेबल काउंट होता है और यहाँ पर अक्षर काउंट होते हैं। अब जब अक्षर काउंट होता है उसमें आधा जो अक्षर है उसको गिनती में नहीं लिया जाता है। उसी प्रकार मात्राएं जो हैं उसमें उसको गिनती में नहीं लिया जाता है। हाइकू की दो विशेषताएं मैंने आपको नहीं बताई। वो एक है जक्स्टापोजिशन ऑफ इमेजेस, मतलब बिंब समीपता। इसमें क्या होता है कि जब एक कवि लिखने की कोशिश करता है तो जब उसने पहली लाइन लिखा तो उसके मस्तिष्क में या दिमाग में या दिल में एक उसका तस्वीर होगा। उसी तरीके से जब दूसरा लाइन लिखता है तो एक दूसरी तस्वीर होगी, क्योंकि पहले लाइन और दूसरे लाइन में विरोधाभास भी होना चाहिए। वो भी एक विशेषता है हाइकू का। अभी इस दोनों तस्वीर को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके उसको हाइकू कविता के कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे रेलेवेंट करना है और उसको तीसरे लाइन के साथ कैसे उसको क्लाइमेक्स में पहुंचाकर उसको हाइकू के दायरे में बिठाना है, ये जो है हाइकू का आर्ट है, ये है हाइकू की कला। तो ये जस्टापोजिशन और विरोधाभास, ये दोनों आप कहें तो हाइकू की जान है। अभी विरोधाभास का मतलब है जब पहली लाइन और पहली लाइन जब आप पढ़ते हैं तो आप और ही कुछ सोचेंगे, और जब दूसरी लाइन पर आप पहुंचेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे हुआ, इसके साथ तो मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब इसका रेलेवेंस ऐसा आएगा। तो ये विरोधाभास जो है उसको कहते हैं। इसके लिए विरोधाभास को अभी उदाहरण में हम लोग और डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक जिया जालंधरी जी की एक गज़ल है, उसके मैं 2 लाइन पढ़कर सुनाता हूँ। आप उसमें देखिए कितना खूबसूरत विरोधाभास लाया है उन्होंने। वो कुछ इस तरह है, रंग बातें करें, देखिए रंग और बातें करें और बातों से खुशबू आए। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके, दर्द फूलों की तरह महके जब तू आए। देखिए कितना मतलब कॉन्ट्रास्ट और कितना विरोधाभास वाले उन्होंने अल्फाज यूज़ किए हैं। रंग वो भी बातें करें और वो बातें भी ऐसे कि बातों से खुशबू आए। दर्द, एक तो दर्द वैसे भी निराशाजनक शब्द है, ये अनुभूति है। वो दर्द फूलों की तरह महके जब तू आए। तो ये विरोधाभास समझाने के लिए मैंने कहा था। तो ये इस तरीके का जो विरोधाभास हाइकू में बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं कि जस्टापोजिशन और विरोधाभास जिस हाइकू में जितना उत्तम होगा, हाइकू उतना उत्तम बनेगा, उतना सुंदर बनेगा। बाशो जी का कहना था कि अगर आपने अपने जीवन काल में 5 अच्छे हाइकू लिख लिए तो आप एक महाकवि हैं, और अगर आपने 10 अच्छे हाइकू लिखे अपने जीवन काल में तो आप एक महान व्यक्ति हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हाइकू लिखना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। अब आते हैं हाइकू के प्रकार के ऊपर। हाइकू जो ट्रेडिशनल हाइकू होता है उसमें एक ही प्रकार का है, 3 लाइन का होना चाहिए, जैसे मैंने आपको दायरे बताए, और उसमें वो सब विशेषताएं होनी चाहिए जो मैंने आपको भी बताया। जस्टापोजिशन होना चाहिए, विरोधाभास होना चाहिए, तीनों लाइन अपने अपने बलबूते पर खड़े होने चाहिए,
अक्षरों का जो गिनती मैंने 5 7 5 बताया वो होना चाहिए। ये जो है ट्रेडिशनल हाइकू है और इसे ही जो है हिंदुस्तान में माना गया है। वैसे विदेशों में एक लाइन का हाइकू भी चलता है। अमेरिकन में जो है इंस्टेड ऑफ सिलेबल्स दे काउंट वर्ड्स, वो हाइकू भी प्रचलन में है। लेकिन आधिकारिक रूप से जो साहित्यकार हैं उन्होंने जिस हाइकू के फॉर्म को एक्सेप्टेंस दिया है वो ट्रेडिशनल हाइकू है, 5 7 5 का 3 लाइनों वाला। अभी सुनते हैं कुछ मशहूर कवियों का हाइकू। ये हाइकू मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये हिंदुस्तान के बहुत मशहूर कवि हैं उन्होंने लिखा है। अनफॉर्चुनेटली मैं उनका नाम इकट्ठा नहीं कर पाया, इसलिए नाम लिखकर या नाम पढ़कर उनको उसका श्रेय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। तो पहला उदाहरण देखिए कि वन प्रांत में बतियाते हैं पेड़ एक दूजे से। देखिए तीनों लाइन इंडिपेंडेंट हैं, वन प्रांत में। अभी आप इसमें वन प्रांत में आप जो है वन के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगले ही लाइन में बोलते हैं कि बतियाते हैं पेड़ और एक दूजे से। इसमें सिलेबल भी देखिए, वन व न दो सिलेबल, दो अक्षर, प्रांत आधा र और मात्राएं छोड़ दीजिए, उसमें प और त 2 अक्षर 4 अक्षर, में 1 अक्षर 5। इस तरीके से अक्षर की गिनती इस तरीके से की जाएगी। आधे अक्षरों को छोड़ दीजिए, मात्राओं को छोड़ दीजिए, उसके बाद में जो बच जाते हैं उनको गिनिए। तो पहले लाइन में 5, दूसरे लाइन में 7। जैसे बतियाते हैं पेड़, बतियाते हैं पेड़, 4 और 1 5 और 2 7। इसी तरीके से 5 7 और 5। अगले उदाहरण को सुनिए। बूढ़ा पहाड़ लपेटे मफलर श्वेत बर्फ के। देखिए बूढ़ा पहाड़, हम पहाड़ के बारे में सोचेंगे, कभी दिमाग में ये नहीं आएगा कि इसमें मफलर का भी कोई मतलब जिक्र हो सकता है। इस संदर्भ में कहता है कि बूढ़ा पहाड़ लपेटे मफलर, विरोधाभास देखिए इसमें, और श्वेत बर्फ के। अगले उदाहरण है, इर्द गिर्द हैं सांसों वाली मशीनें पर इंसान कहाँ। इर्द गिर्द हैं सांसों वाली मशीनें पर इंसान कहाँ। अगली देखिए, बहुत अच्छी हाइकू है। सीली दीवार मतलब गीली दीवार। हम सोचेंगे पानी का जिक्र आएगा, बारिश का जिक्र आएगा, या झोपड़ी का जिक्र आएगा जहाँ पर रहने लायक नहीं है झोपड़ी। लेकिन क्या बोलता है, सीली दीवार सारी रात महकी। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है इसमें। सीली दीवार सारी रात महकी। तीसरी लाइन की खूबसूरती देखिए, अम्मा की याद। सीली दीवार सारी रात महकी, अम्मा की याद। अगला उदाहरण देखिए, छोटे फ्लैट में। अभी जब फ्लैट का जिक्र आता है तो हम लोग सब यही सोचते हैं कि छोटा फ्लैट है, जगह की कमी है, सामान कहाँ रखेंगे, मेरे बक्से कहाँ हैं, मेरे फ्रिज है, टीवी है, सब कहाँ होगा, ये दिमाग में आता है छोटे फ्लैट का जिक्र आते ही। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, छोटे फ्लैट में कहाँ समा पाती हैं हमारी अम्मा। छोटे फ्लैट में कहाँ समा पाती हैं हमारी अम्मा। तो यहाँ पर आप देखिए हर लाइन का एक अलग इमेज बनता है, और सेकंड लाइन आते आते वो दोनों इमेज, दो अलग अलग इमेज विरोधाभास के साथ आपके समक्ष आ जाते हैं। ये दोनों इमेज को जस्टापोज करना, जस्टापोजिशन करना, और इस तरीके का विरोधाभास लाना, और हाइकू के दायरे का जो नियम है उसको पूरा करके एक हाइकू तैयार करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। ये आज का जो
मेरा सेशन है ये मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और विराज भाई से मैं अनुरोध करूँगा कि इसे हमारे ग्रुप में पोस्ट करें। निरुपमा जी का पोस्ट तो मैंने देखा, बहुत सुंदर बना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अब अंग्रेजी हाइकू लिखना शुरू कर दिया होगा। पहले से भी लिख रहे हैं, अभी जो है हाइकू का क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आएगा और आप लोग उस वीडियो से प्रोत्साहित ज़रूर हुए होंगे। इस वीडियो को भी पोस्ट किया जाएगा और इसमें जो मैंने जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, जो मैंने कहा है, उसका एक स्क्रिप्ट बना के विराज जी को मैं भेजूँगा और वो उनसे अनुरोध करूँगा वो भी इसमें पोस्ट करें ताकि दोनों का सामंजस्य अच्छा से बैठ जाए। वीडियो की समाप्ति से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। मतलब अगर हाइकू लिखना मुश्किल है तो हम सब तैयार हैं उस चैलेंज को झेलने के लिए, उस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। तो दोस्तों लिखिए, खूब लिखिए, शुद्ध लिखिए, अच्छा लिखिए, अच्छा हाइकू लिखिए, देखिए आपको कितना मतलब संतोष मिलता है उससे। ईश्वर करे आपकी लेखनी सदा स्वच्छ और सुदृढ़ रहे और आप हमेशा लिखते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।